वेलकम बैक मित्रों। गुप्त काल के क्रम में आगे बढ़ते हुए गुप्त काल में कला और संस्कृति। गुप्त काल में कला और संस्कृति। स्वर्ण युग। गुप्त काल को इसकी विभिन्न कलात्मक उपलब्धियों के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है। सबसे पहला है प्रशासनिक व्यवस्था। जानते हैं कि गुप्त काल में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। गुप्त राजाओं ने महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर आदि आडंबरपूर्ण उपाधियां धारण की। राजपद वंशानुगत था। गुप्त युग से ही विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी थी। राजा को धर्म के अनुसार वर्णाश्रम धर्म का रक्षक बताया गया है। गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी कुमारामात्य होते थे। तो गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी कुमारामात्य होते थे। साम्राज्य का विभाजन विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में हुआ था। साम्राज्य का विभाजन विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में हुआ था, जो अवरोही क्रम में क्रमशः इस प्रकार थे: देश, मुक्ति, विषय, पेठ, ग्राम, जिन्हें क्रमशः सम्राट, उपरिक, विषयपति, पेठपति, महत्तर शासित करते। गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए, जिन्हें दीनार के नाम से जाना जाता था। सामाजिक व्यवस्था। गुप्तकालीन समाज परंपरागत 4 वर्णों में विभक्त था। समाज में ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान था। वर्ण विभिन्न जातियों उपजातियों में बंट गए थे। इस काल में वर्ण परिवर्तन करने की अनुमति थी। गुप्त काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। चांडाल को 4 वर्णों में नीचा स्थान प्राप्त था। चांडाल को 4 वर्णों में नीचा स्थान प्राप्त था। गुप्त काल में एक नई जाति कायस्थ का वर्णन मिलता है। गुप्त काल में दासों की अवस्था पूर्व काल से दयनीय थी। समाज में दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा तथा बाल विवाह प्रथा प्रचलित थी। स्त्री शिक्षा का प्रचलन था। सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। कुल मिलाकर स्त्रियों की अवस्था पहले से अच्छी थी। धार्मिक जीवन। गुप्त काल ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल माना जाता है। हिंदू धर्म के 2 मुख्य संप्रदाय विकसित हुए: वैष्णव तथा शैव। विष्णु इस काल के प्रमुख देवता थे। भागवत गीता की रचना इसी समय हुई थी। गुप्त काल में बौद्ध धर्म अपने स्वाभाविक रूप से विकसित हो रहा था। कला एवं साहित्य। कला एवं साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण गुप्त काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गुप्त काल में चित्रकला विकसित थी। गुप्त काल के चित्रों के अवशेषों को बाघ की गुफाओं, अजंता की गुफाओं तथा बादामी की गुफाओं में देखा जा सकता है। गंगा और यमुना की मूर्ति रूप गुप्त काल की ही देन है। सारनाथ की बुद्ध मूर्ति, मथुरा की वर्धमान महावीर की मूर्ति, काशी की गोवर्धनधारी कृष्ण की मूर्ति आदि इस युग की मूर्ति कला के विशिष्ट उदाहरण हैं। झांसी स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर, कानपुर स्थित भीतरगांव का मंदिर, नागौर स्थित भूमरा का शिव मंदिर आदि वास्तुकला के कुछ श्रेष्ठ नमूने हैं। हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्मों के बहुसंख्य साहित्य इसी युग में लिखे गए। अब जो भी साहित्य हैं वो इसी युग में लिखे गए। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य इसी युग में लिखे गए। विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र तथा हितोपदेश, कालिदास द्वारा कुमार संभव, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम,
माल विकाग्निमित्र, ईश्वर कृष्ण, सांख्य कारिका, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक का मृच्छकटिकम आदि इस युग की अद्भुत साहित्यिक कृति हैं। विज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल को शून्य के सिद्धांत तथा दशमलव प्रणाली के विकास का श्रेय प्राप्त है। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम शून्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। इस काल के प्रमुख गणितज्ञ ज्योतिषी विद्या में भी निपुण थे। इनमें आर्यभट्ट, बारहमिहिर, भास्कर प्रथम तथा ब्रह्मगुप्त विशेष महत्व रखते थे। धन्वंतरि तथा सुश्रुत इस युग के प्रख्यात वैद्य थे।